गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 2022 में पूछे गए केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, यानी कि जो भी 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन 2023 में भी पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन कर चुके हैं 2022 में जो पूछे गए थे। इस बार हम लोग देखने वाले हैं कि जो 2022 में केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आया था जी। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु H2O यानी कि जल से क्रिया करती है और अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि क्रिया करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा और प्रोडक्ट करके जब परिस्थिति को हटा लेंगे तो पुनः अपने मूल रूप में आ जाएगा। तो कह रहा है कि लोहा से करके उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। बच्चों देखिए, पहले तो जल जो है लोहा से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अगर भाप से अभिक्रिया करा देना, भाप से अभिक्रिया, जल नहीं है भाप, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, खाली जल कह रहा है, कोई कंडीशन नहीं दिया। अगर भाप से अभिक्रिया करता ना तो बनता Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन रिलीज होता बच्चों। ठीक है, और ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होता है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय होता है, तो गलत है। ठीक है, दूसरा कॉपर, कॉपर जब जल के साथ अभिक्रिया करता है ना तो परिस्थिति को हटा लेने के बाद पुनः अपने मूल रूप में आ जाता है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। बाकी ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा बच्चों, यानी आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ऑप्शन है कैल्शियम, हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर। बच्चों याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षारीय ऑक्साइड, तो क्षारीय ऑक्साइड किसका होता है, धातु का। तो इन सभी में कैल्शियम जो है धातु है, बाकी सब अधातु है। तो यानी कि 32 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 32 का आंसर होगा बच्चों, चलिए 32 का आंसर क्या होगा, तो 32 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु हाइड्रोजन से आसानी से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाएगा। कह रहा है कि कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन से आसानी से अभिक्रिया करेगा और हाइड्राइड बना लेगा। ऑप्शन है जिंक, कैल्शियम, कॉपर और लोहा। देखिए बच्चों, कोई भी कंपाउंड किसी भी एलिमेंट से अभिक्रिया तब करता है जब वह सक्रियता श्रेणी में सबसे पहले आता है। ठीक है, वहीं आसानी से कर पाएगा। तो इन सभी में सबसे अधिक सक्रियता श्रेणी किसकी होती है, जिंक की होती है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम जो है जिंक, कॉपर और लोहा इन तीनों से अधिक क्रियाशील होता है। तो सबसे आसानी से अगर हाइड्राइड कोई बनाएगा तो कौन होगा, तो होगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है कि आर की इकाई क्या होती है। बच्चों आर को गैस कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं फॉर्मूला पीवी बराबर एनआरटी। तो यही पूछ रहा है कि आर का मात्रक क्या होगा। तो आर का मात्रक निकालेंगे तो पीवी बराबर एनटी हो जाएगा। तो देखो जी, पी को अगर हम एटीएम में लिखे तो एटीएम का एटीएम, और भी क्या है, तो भी आयतन है, तो आयतन का मात्रक लीटर होता है, और एन को मोल कहते हैं, और टी को बच्चों केल्विन में अगर लिखे तो के कहेंगे। तो ऊपर जाएगा तो देखो, लीटर को अगर पहले लिखे अल्फाबेट में तो लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है बच्चों, ये मात्रक हो जाएगा लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। तो ये ऑप्शन जो होता है पहला सही हो जाएगा, लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। निकाले कैसे है, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके निकाले हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पहले ऊपर ले जाते हैं, तब इसको देखेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। आइए जी, चलिए जी, आइए आइए आइए। क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है, इसलिए इसको हम सोचे कि पहले फ्रंट में इसको ला देते हैं, तब इसका सोल्यूशन कराते हैं। प्रोपाइन तथा प्रोपीन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रोपाइन तथा प्रोपीन किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, 12th के एग्जाम में। ठीक है, इसको पूछा जाता है कि बताइए कि प्रोपीन और प्रोपाइन किसके द्वारा अलग किया जाता है, इन दोनों में अंतर किसके द्वारा किया जाता है। बच्चों देखो, प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है C3, ठीक है, और H4 होता है, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्रोपीन का फॉर्मूला होता है, प्रोपीन का C3H6 होता है। देखिए बच्चों, C3H6। तो बच्चों देखो, देखो किसके कह रहा है कि किससे अंतर किया जाता है, सांद्र H2SO4, तनु H2SO4, CCl4 और ब्रोमीन की अमोनियम AgNO3। तो बच्चों ये सब गलत है बच्चों, ये तीनों गलत है। आंसर हो जाएगा डी,
कैसे होता है ये देखिएगा, अमोनियम AgNO3 से अभिक्रिया करता है, तो देखो इससे अभिक्रिया करेगा तो अवक्षेप कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। और जब इससे अभिक्रिया कराया जाता है ना AgNO3 से, तो ये श्वेत अवक्षेप बनाता है। ये भी कई बार पूछा है कि बताइए किस प्रकार का अवक्षेप बनाता है, तो श्वेत अवक्षेप बना लेता है। तो इसी प्रकार से इन दोनों में अंतर स्पष्ट किया जाता है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, अमोनियाकृत AgNO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एकदम हॉट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 देखा जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया गैस निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दिखाई जाती है, N2NH3 और अभिक्रिया करके 2NH3 बना रहा है। कह रहा है कि 60 लीटर अमोनिया, ये अमोनिया कितना लीटर है बच्चों, 60 लीटर अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता कितनी होगी, यानी हाइड्रोजन गैस का आयतन क्या होगा ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है, बताना है बच्चों। याद रखिएगा ये अभिक्रिया जो है एवोगाड्रो लॉ पे आधारित होती है। कौन से लॉ, एवोगाड्रो लॉ पे आधारित होती है। सबसे पहले अगर इस अभिक्रिया को देखें बच्चों, एकदम एनालिसिस के साथ देखिए बच्चों, N2 और H2 अभिक्रिया करके बना रहा है NH3, ठीक है, बैलेंस कर दिया ऑलरेडी 2 3, ठीक है बच्चों। देखिए अगर इसमें हम मोलो का अनुपात देखें ना, मोलो का अनुपात, तो बच्चों देखो इसमें नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन का 3 मोल है और इसका 2 मोल है, यानी इसका अनुपात देखें ना तो 1:3:2 दिया है बच्चों। इस अभिक्रिया में इन सबका अनुपात क्या है, 1:3:2। लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 60 लीटर अमोनिया बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। तो देखो तो हाइड्रोजन ये है और अमोनिया ये है। देखिए क्वेश्चन में जो कहता है ना उसी की चर्चा होती है, जो नहीं कहता उसकी चर्चा नहीं। नाइट्रोजन की बात नहीं है तो नाइट्रोजन को कैंसिल मारेंगे, तो बात हम किसकी करेंगे बच्चों, तो बात करेंगे हाइड्रोजन और अमोनिया की। तो देखो तो अगर हम इसका रेशियो निकाले तो देखो इसका फॉर्मूला होता है N/V, तो इसको लिख देंगे N1/V1 और ये N2/V2, ठीक है। अब N2/V2 क्या है, तो N1 माने हाइड्रोजन का मोल, तो हाइड्रोजन का मोल 3 दिया है बच्चों, ठीक है, और हाइड्रोजन का आयतन निकालना है तो ये V1 हो गया बराबर N2 देखिए तो ये कितना मोल दिया है, 2 मोल दिया है, तो 2, और इसका आयतन कितना दिया बच्चों, तो आयतन दिया 60, तो इसको कटाएंगे तो 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 आ जाएगा 90 लीटर बच्चों। यानी कि अगर 60 लीटर हमको अगर NH3 बनाना है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो 90 लीटर चाहिए बच्चों। कैलकुलेशन आपके सामने है, 90 लीटर आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो 2022 में ये क्वेश्चन को पूछा गया बच्चों। हाँ जी देखा जाए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है बच्चों, कि निम्न में से कौन सा किस्म का कोयला उच्च कोटि का माना जाता है। यानी कि कोयला का प्रकार दिया हुआ है, कोयला 4 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। कह रहा है कि बताइए कौन सी कोयला जो है उच्च कोटि का होता है। ऑप्शन है लिग्नाइड, ब्यूटीमेनी यानी ब्यूटीमिनस, पीट की एंथ्रासाइट। तो बच्चों याद रखिएगा उच्च कोटि का कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है, तो यानी कि आंसर हो जाएगा डी। अगर कहता है कि निम्न कोटि का कोयला क्या होगा, तो निम्न कोटि का कोयला पीट हो जाता है, लेकिन आपको उच्च कोटि का पूछा है तो क्या मारिएगा, डी यानी कि एंथ्रासाइट होता है। ये उच्च कोटि कैसे होता है, तो इसमें अशुद्धि की मात्रा बहुत ही कम होती है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एथिल एल्कोहल के वाष्प को अवकृत तांबे के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस से प्रवाहित किया जाए तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है, कि एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, कि एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है, कि एसीटोन प्राप्त होता है। बच्चों देखो जी ये एथिल अल्कोहल है C2H5OH, एथिल अल्कोहल है। कह रहा है कि कॉपर के साथ प्रवाहित किया जा रहा है, टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनता है बच्चों, तो बनने के लिए बनता है CH3CHO बनता है, यानी एस्टल्डिहाइड बनता है बच्चों। क्या बनता है जी, एस्टल्डिहाइड बनता है, तो आंसर हो जाएगा सी, एस्टल्डिहाइड, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आंसर सी हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन है कौन सा यौगिक थायोफीन के सूत्र को दर्शाता है। बच्चों आपको बताना है कि कौन सा यौगिक है जो थायोफीन को बताता है। ऑप्शन है C4H5N, C4H4O, C4H4S, C5H5N। थायोफीन यानी कि इसमें सल्फाइड होना चाहिए बच्चों, आंसर हो जाएगा सी,
सी हो जाएगा, थायोफिन में सल्फाइड होता है बच्चों, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखा जाए, कह रहा है कि बिलियन में विलेय के अणु का आकार क्या होता है। कह रहा है कि जो बिलियन में विलेय के अणु होता है उसका आकार क्या होता है, 10 के पावर -8, 10 के पावर -5, 10 के पावर -3, 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। तो बच्चों आंसर होगा 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की, निम्न में कौन सा एक एल्काइन है। एल्काइन बताना, जैसे आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक होता है एल्केन और एक होता है एल्काइन। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ही प्रकार का होता है एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है एल्कीन और एल्काइन। फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है CnH2n-2। तो देख लो, कार्बन की संख्या जितना होगी उतने में हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से दो कम होगा। तो देखो तो C2H4 ये नहीं, दुगुना है, दो कम होना चाहिए। C6H6 ये भी नहीं होगा। यहां पे देखो C3H4 ये सही है, इसको प्रोपाइन कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, प्रोपाइन। यही है, देखो तो प्रोपाइन में आ रहा है एल्काइन, क्यों ये है, तो देखो तो इसका फॉर्मूला CnH2n में देखो तो 3 दूना 6, दुगुना से दो का कम है यहाँ पे हाइड्रोजन। फार्मूला में ये कह रहा है CnH2n-2, यानी कि दुगुना हाइड्रोजन से दो कम होना चाहिए, तो दुगुना से कम है, दो कम है, तो आंसर हो जाएगा सी बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, कह रहा है कि लंबाई 1 मीटर एवं प्रतिच्छेद क्षेत्रफल 0.1 सेंटीमीटर के एक तार पर 2 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 1 mm का खिंचाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक बताना है बच्चों। तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक बताना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, तार की लंबाई दिया है 1 मीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल दिया है कितना, क्षेत्रफल दिया है बच्चों 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो देखिएगा, देखिए 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1/100 से भाग देते हैं, लेकिन cm स्क्वायर में बदलने के लिए 2 से भाग देंगे, यानी कि 1.1 कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा जी, ये भी इसको करते हैं, देखिएगा जी। हाँ, ए का मान कितना दिया बच्चों, तो ए का मान दिया है 0.1 cm स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम ए निकालेंगे तो cm को मीटर में बदलेंगे। याद रखिएगा दूगो cm है तो दूगो मीटर में बदलेगा ना, तो 0.1 गुणे 10 के पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, 4 मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर। अब क्या दिया है, खिंचाव कितना उत्पन्न हो रहा है, खिंचाव को x कहा जाता है, कितना उत्पन्न हो रहा है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर -3 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, मीटर में बदल गया। तो कह रहा है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालिए, यानी y निकालिए। y का फॉर्मूला होता है बच्चों FL बट्टा पाई r स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल गुणे x। ठीक है, वैल्यू रखिए, आंसर एकदम आ जाएगा। y F का मान कितना बच्चों, बल कितना लग रहा है जी, क्वेश्चन में दिया है बल लग रहा है 2 न्यूटन। F का मान दिया कितना, 2 न्यूटन दिया हुआ है बच्चों, एकदम फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है। 2 न्यूटन और L का मान कितना था, 1 था। पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना दिया है, इसको a भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल दिया इतना, यानी कि 0.1 गुणे 10 के पावर -4, और x का मान कितना है, तो 10 के पावर -3। जब इसको हल करेंगे बच्चों तो देखो तो y का y आएगा, ठीक है, और ऊपर हो गया 2 और नीचे क्या होगा, तो 0.1 गुणे 10 के पावर -4 और 3 7 हो जाएगा ना ये। अब देखो इसको 1 में बदले तो क्या हो जाएगा, 2/1 लिखेंगे, यानी कि दशमलव यहाँ पे आ रहा है, तो ये 7 से क्या हो जाएगा बच्चों, 10 के पावर -8, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 गुणे 10 के पावर 8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी आंसर जो है सी हो जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर 8। कैलकुलेशन आपके सामने है। ठीक है, अब जगह के अभाव है इसलिए छोटा छोटा किया गया है, लेकिन आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है बच्चों, 43 है कि निम्न में क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में अति अस्थायी अवस्था, अति अस्थायी कह रहा है, यानी कि सुपर स्टेबिलिटी, ठीक है ना, अवस्था निरूपित करता है। कह रहा है कि किसमें अति स्टेबिलिटी दिखाई देती है, यानी कि अति अस्थायी दिखाई देता है, कौन सा विलयन है। कह रहा है कि तनु विलयन अति अस्थायी होता है, कि एक असंतृप्त विलयन
अधिक अस्थायी होता है कि संतृप्त विलयन की अति संतृप्त विलयन। तो याद रखिएगा, अगर विलयन की स्टेबिलिटी की बात है तो सबसे अधिक अस्थायी विलयन कौन सा होता है? संतृप्त विलयन होता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पे प्राप्त पदार्थ कौन होता है? कह रहा है कि पदार्थ कौन होता है ये आपको बताना है। देखिएगा NaCl है, ठीक है, विलयन है यानी AQ लिख दिए। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं ना बच्चों, धारा, तो इसमें दो चीज प्राप्त होता है, ये अपने आयनों में टूट जाता है, यानी Na+ और Cl-। ठीक है, याद रखिएगा सोडियम आयन है और ये क्लोरीन आयन है। याद रखिए दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। कैथोड निगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। तो याद रखिएगा जब हम NaCl के विलयन में धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों, तो हमेशा आयन जो होते हैं पॉजिटिव पोल की ओर आकर्षित होते हैं। तो देखो ये प्लस है तो ये कहां जाएगा? कैथोड की ओर जाएगा, और ये माइनस है तो एनोड की ओर जाएगा। तो बच्चों आपसे पूछा है कि बताइए कि एनोड पे क्या होगा? तो एनोड पे क्लोरीन आयन होगा, लेकिन पदार्थ पूछा है तो क्लोरीन ठीक आयन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बन जाएगा Cl बन जाएगा, यानी क्लोरीन बन जाएगा। आंसर आप कीजिएगा क्या जी? आंसर होगा क्लोरीन, क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लोरीन आयन नहीं कीजिएगा, क्लोरीन कीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन पे कमांड करना बहुत ही जरूरी है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। और आप लोग को एक जो काम हमेशा बोला जाता है कि वीडियो को आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूले बच्चों, ये हमारा अधिकार है और ये आपका फर्ज भी है। और वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक, अभी से लेकर तब तक, और ये हमेशा ये पॉलिटेक्निक के लिए हमेशा चैनल जो होता है उपलब्ध रहेगा आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले बच्चों। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है 2015 से लेकर के 2010 से लेकर के अभी 2022 तक, उसके पहले कभी करा देंगे, लेकिन 2010 से ही इसलिए क्योंकि 2010 से ही मैट्रिक का सिलेबस बदला था, तो वो जरूरी है। 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी क्वेश्चन हुए सबको कराएंगे। बाकी थ्योरी तो चल ही रहा है, तो बस आप लोग अपना फर्ज पूरा कीजिए, फर्ज अदा कीजिए, और हम अपना आइए देखते हैं जी। ठीक है, और ऐसा होगा ना तो दोनों आदमी का काम आसान हो जाएगा, आपका भी और मेरा भी। आप लोग की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और हमारा जो मेहनत है उसका मेहनताना जो होता है हासिल हो पाएगी। आइए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? किस परमाणु में ऑक्सीजन O-2 दिया है, ठीक है बच्चों, और एल्युमिनिया Al+3 के बराबर इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों इसमें अगर इलेक्ट्रॉन चेक करें ना तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, लेकिन देखिए परमाणु संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होता है अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लिया गया है, नहीं दिया गया है तब। तो देखो जी इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 8 तो होगा ही, लेकिन 2 को बाहर से ले लिया है, तो 8 है 2 कितना हो जाएगा 10। इसमें चेक करो। अच्छा इसको बाहर हल करते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ जी देखिए क्या कह रहा है, ऑक्सीजन आयन है तो -2 है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, तो अगर इलेक्ट्रॉन चेक करें हम तो 8 है और 2 को इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 8 है 2 10 हो गया। ठीक है, दूसरा देखो एल्युमिनिया है Al+3 है, तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन चेक करें तो एल्युमिनिया का परमाणु संख्या होता है 13, लेकिन ये 3 को इलेक्ट्रॉन दिया है तो 3 घट जाएगा, यानी ये भी 10, यानी कि इन दोनों में O-2 और Al+3 में बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। तो कह रहा है कि बताइए ये किसके बराबर होगा। तो आइए सबको देखते हैं बच्चों। नियॉन में ऑक्सीजन 10 होता है, सॉरी नियॉन में इलेक्ट्रॉन 10 होता है क्योंकि परमाणु संख्या 10 होती है। इसमें 7 होता है, इसमें 17 होता है, और इसमें आर्गन में 18 होता है बच्चों। तो आंसर कौन सही होगा? नियॉन होगा, क्योंकि नियॉन की परमाणु संख्या 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, 45 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि H2O2 इसे अपचयित करता है। कह रहा है कि किसे अपचयित करता है? ऑप्शन है अम्लीय FeSO4 विलयन को, कि PbS विलयन को, कि क्षारीय घोल में MnSO4 को, कि अम्लीय KMnO4 विलयन को। कह रहा है किसको अपचयित करता है? बच्चों देखो H2O2 ना एक रेडॉक्स रिएजेंट होता है। रेडॉक्स रिएजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको समझिएगा।
देखिए बच्चों, रेडॉक्स रिएजेंट होता है। रेडॉक्स रिएजेंट का मतलब ये होता है ना कि इसमें अक्सीकारक और अकारक दोनों का गुण पाया जाता है, यानी अक्सीकारक का भी गुण पाया जाता है, अक्सीकारक का भी गुण पाया जाता है। तो अगर अपचयित करने की बात करें ना तो ये पीवीएस को अपचयित कर सकता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, पीवीएस। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 47 की समुद्री स्रोत से निम्न में से कौन सी हैलोजन औद्योगिक स्तर पर नहीं तैयार की जाती है। कह रहा है कि समुद्री स्रोत से कौन सा हैलोजन औद्योगिक स्तर पर तैयार नहीं किया जाता है। बच्चों आप लोग पढ़े हुए हैं कि आयोडीन जो है, देखिए 12th का एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि आयोडीन का मुख्य स्रोत जो होता है समुद्री स्रोत होता है। ठीक है, उस पर प्रकाश डालने के लिए क्वेश्चन आया करता था। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया कि बताइए किस हाइलोजन का उपयोग नहीं होता है। तो बच्चों अगर हाइलोजन की बात करें तो हाइलोजन क्या होता है, फरहा कल बरौनी आई, ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है बच्चों। तो देखिए फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सभी का किया जाता है। ठीक है बच्चों, फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सभी का किया जाता है। तो बच्चों देखो, ब्रोमीन का किया जाता है, क्लोरीन का किया जाता है, आयोडीन का किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है, तो फ्लोरीन का नहीं किया जाता औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग। क्यों, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होता है क्लोरीन इन सब के तुलना में। ठीक है बच्चों, चलिए जी, बहुत अच्छा। अब देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा फास्फोरस कहलाता है। फास्फोरस अम्ल, याद रखिएगा फास्फोरस के दो प्रकार के एसिड होते हैं, एक होता है फास्फोरस और एक होता है फास्फोरिक। तो देखिए बच्चों, फास्फोरस का फॉर्मूला होता है H3PO4। अगर फास्फोरिस पूछा जाता है आपसे ना, फास्फोरिक इक पूछा जाता ना तो आंसर हो जाता है H3PO4। लेकिन अस पूछा जा रहा है तो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा C, H3PO3। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है, चलिए इसको और ऊपर ले चलते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन है कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, यानी ए का मान दिया है 32। ठीक है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान 32 दिया है और परमाणु संख्या यानी कि जेड का मान कितना दिया बच्चों, 14 दिया है। आप याद रखिएगा जेड को ही पी कहते हैं, यानी प्रोटॉन भी हो जाएगा 14। तो कह रहा है कि उस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। कह रहा है कि एन बताइए, क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A-P। तो मास दिया है 32 और ये 14, घटेगा तो 8 4 12 और दो में से एक गया तो एक 18 हो जाएगा बच्चों। आंसर हो जाएगा सी। एकदम देखो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है कि एसटीपी पर 79.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 79 नहीं है, 89.6 लीटर है। तो कह रहा है बताइए मोलों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों याद रखिएगा एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है, एक मोल गैस का आयतन, याद रखिएगा बच्चों एक मोल गैस का आयतन कितना होता है बच्चों, तो 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, 22.4 लीटर होता है। तो कह रहा है कि मोलों की संख्या निकालिए। तो मोल का संख्या कैसे निकालेंगे, तो आप इसी फॉर्मूला का यूज कर दीजिए। 22 में एक मोल, तो 1 लीटर में कितना मोल, इसलिए इतना में कितना मोल, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, V/22.4। ठीक है, तो बताइए तो V का मान कितना है 89.6 और आप भाग दीजिएगा 22.4 से, तो 4 चौका 16 होता है, यानी 4 मोल हो जाएगा बच्चों। आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिए फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, मोल निकालना हो तो क्या होगा V/22.4 लीटर, यानी कि 4 मोल होगा बच्चों आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि तत्व एक्स वाई जेड के परमाणु क्रमांक कितना है। देखिए तत्व एक्स है, परमाणु क्रमांक 3 है, तत्व वाई है, परमाणु क्रमांक 9 है, और तत्व जेड है और परमाणु क्रमांक 11 है। तो कह रहा है कि इन तत्वों में कौन से समान गुण प्रदर्शित करेंगे। देखिएगा परमाणु संख्या 3 हो तो वो तत्व लिथियम होता है, परमाणु संख्या 9 हो तो वह तत्व फ्लोरीन होता है, अब परमाणु संख्या 11 हो तो ये तत्व क्या होता है, सोडियम होता है। बच्चों ये दोनों
मेटल है, धातु है, और फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ किसका गुण एक समान होगा, तो एक्स और जेड का गुण एक समान होगा क्योंकि दोनों मेटल है, एक्स और जेड। ये गलत है, ये भी गलत है, एक्स और जेड, यानी आंसर क्या होगा बच्चों, बी हो जाएगा, एक्स और जेड दोनों धातु होगा बच्चों, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजन बंधन पाया जाता है। विद्युत संयोजन का मतलब क्या होता है, आयनिक बंधन पाया जाता है। बच्चों याद रखिएगा, विद्युत संयोजन बंधन हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच पाया जाता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच पाया जाता है विद्युत संयोजन बंधन, ठीक है ना। तो बताइए, तो कह रहा है कि CaCl2 के बीच पाया जाएगा, कि H2 के बीच पाया जाएगा, कि CCl4 के बीच पाया जाएगा, कि नाइट्रोजन। तो यह धातु है गलत, ये भी अधातु है गलत, ये भी अधातु है गलत, ये सही होगा क्योंकि ये धातु होता है और ये अधातु होता है। कैल्शियम धातु और क्लोरीन अधातु। तो याद रखिएगा, विद्युत संयोजन बंधन जो होता है किसके बीच पाया जाता है, धातु और अधातुओं के बीच पाया जाता है, यानी ऑप्शन जो है ए हो जाएगा बच्चों, ठीक। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 53 है कि प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को सांद्र अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है। ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा है फार्मिक एसिड। देखो बच्चों होता क्या है, देखो सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों, प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को जब किसके साथ गर्म किया जाता है जी, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है, H2SO4 के साथ, तब जाके क्लोरीन प्राप्त होता है। और भी प्रोडक्ट होता है लेकिन क्लोरीन से मतलब है तो क्लोरीन प्राप्त होता है, यानी आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा। बच्चों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताओ ये क्लोरीन कौन से विधि द्वारा बनाया जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा डिकॉन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, डिकॉन विधि द्वारा बनाया जाता है, डिकॉन विधि द्वारा, ठीक, इसको 12th में पढ़ना है बच्चों, डिकॉन विधि द्वारा बनाया जाता है, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइए चलिए जी, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है जी, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 देखा जाए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समान सजातीय श्रेणी का है, यानी कि होमोलोजियस सीरीज आपको बताना है। ऑप्शन है C2H6, C2H4, C2H6O, CH4O, C2H6O2, C2H4O2, C2H6O, इतना दिया हुआ है। समजातीय श्रेणी, देखिए बच्चों, कोई भी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड समजातीय श्रेणी तब होगा जब उसके क्रमगत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर पाया जाए। अंतर कितना का पाया जाए, CH2 का अंतर पाया जाए। तो देखो पहले तो ये दोनों एक ही समूह का है, अलग अलग समूह का, समूह अलग अलग कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। CH2 का अंतर पाया जाए, तो देखो अंतर घटाओ, हाँ, और एक ही समूह का भी होना चाहिए, समूह भी होना सेम जरूरी है। तो बच्चों देखो अंतर करोगे तो कार्बन 2 में से कार्बन 2 को घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो CH2 का अंतर कहां आएगा, CH2 का अंतर नहीं आएगा, तो गलत है ये, यानी ये गलत हो गया। दूसरा, इसमें चेक करो, इसमें भी कार्बन 2 है, इसमें भी कार्बन 2 है, तो ये भी गलत है क्योंकि हमेशा उसके क्रमगत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर आए। ये भी देखो, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, तो ये गलत। अब भाई ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, जब सब गलती है तो तीसरा सही। कहोगे सर कैसे, तो देखो देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन में से ये कार्बन गया था, ये कार्बन, 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन गया था, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, यानी देखो तो CH2 आ गया ना। याद रखिएगा, वैसे कार्बनिक यौगिकों का वैसा समूह जिसके क्रमगत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर पाया जाता है होमोलोजियस सीरीज कहलाता है, यानी आंसर सी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी, कह रहा है कि सोडा एस का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, NaCl, Na2CO3 और KOH। देखिएगा
सोडा एस जो होता है, सोडा एस, सोडा का मतलब सोडा, सोडियम कार्बोनेट वाला, और एस का मतलब होता है राख, यानी कि सोडा राख आपको बताना। एस का मतलब राख होता है बच्चों। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब गधा मत बोलिएगा, एस का मतलब राख होगा, ठीक है। और देखो जी, तो सोडा एस का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये कैसे बनता है? तो देखो कैसे बनता है, Na2CO3 इंटू 10H2। जब इसको 100 डिग्री पे गर्म करते हैं ना बच्चों, तो इसके जल के सभी परमाणु बाहर हो जाते हैं, यानी बन जाता है Na2CO3 प्लस H2। याद रखिएगा 10H2, यानी कि जल के जो परमाणु होते हैं ना वो बाहर निकल जाते हैं और ये हो जाता है सोडा राख। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन दिया हुआ है, कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। क्या दिया है जी? O8 17। तो बच्चों इसमें प्रोटॉन का मान 8 है क्योंकि परमाणु संख्या 8 है, और इसमें इसका मास जो है ना 17 है। एन कह रहा है निकालने के लिए। तो बच्चों न्यूट्रॉन का फॉर्मूला जानते हैं, A-P। ए का मान है 17 और इसका मान है 8। 17 घटेगा तो कितना होगा? 17 में से 8 गया था 9, 9 और 17 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कठोर अधातु के रूप में पाया जाता है? बच्चों अधातुओं में अगर सबसे कठोर होता है तो ग्रेफाइट होता है, सॉरी, अधातुओं में अगर सबसे कठोर कोई होता है तो वो हीरा होता है, और हीरा किसका प्रूफ होता है? तो कार्बन का। तो आंसर हो जाएगा कार्बन। इन सब में ये सब गलत है, ये दोनों, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। और पूछता कौन, तो आपका नाम होता है, इसका जवाब होता हीरा, ठीक है। कह रहा है कि निम्न समूहों में कौन सा यौगिक असंगत है? तो देखो बच्चों क्या क्या दिया है, HCl दिया है, ठीक है बच्चों, PCl3 दिया है, CCl4 दिया है और NaCl दिया है। बच्चों ये तीनों यौगिक एक ही प्रकार का है क्योंकि यह अधातुओं से मिला है, मिलकर बना है, तो इसका नाम होगा सहसंयोजक, संयोजी हो जाएगा या संयोजक हो जाएगा, सहसंयोजी। और ये हो जाएगा वैद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक आप लिख सकते हैं, वैद्युत संयोजी। तो इसमें अलग कौन हुआ? तो इसमें अलग होगा बच्चों NaCl, यानी कि आंसर हो जाएगा NaCl हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। 58 का आंसर क्या होगा बच्चों? तो 58 का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है कि अमोनियम द्रव किससे बनता है? बताना है कि अमोनियम द्रव किससे बनता है? कोक से बनता है कि पेट्रोलियम से बनता है कि कोयला से बनता है कि अमोनियम सल्फेट से बनता है? तो बच्चों अमोनियम द्रव जो है ना कोक से बनता है, ठीक है। आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा और ये अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा बच्चों। कह रहा है कि लैंप ब्लैक क्या होता है? तो ये कालिक है बच्चों। जब आप लैंप को जलाते हो ना तो उसमें जब ज्यादा धुआं इकट्ठा हो जाता है उसी को हम लोग लैंप ब्लैक कहते हैं। लैंप ब्लैक हो गया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आप दीप को जला रहे हो, ठीक है, और ऊपर कोई सरफेस से एकदम यहाँ पे कालिक जम गया, इसी कालिक को हम लोग कहते हैं लैंप ब्लैक कहते हैं। अमोनिया, चलिए, लैंप ब्लैक इससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है कोक, कास्ट, मिट्टी का तेल कि चीनी मिट्टी का बर्तन, चीनी। तो बच्चों सबसे ज्यादा कालिक जो है ना मिट्टी के तेल से ही प्राप्त होता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा सी। तो बच्चों इसी के साथ जो है 2022 का क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। देखिए बच्चों ये सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे और ये 2022 के यानी कि जो अभी एग्जाम बीता है 2022 वाले में उसमें ये पूछा गया था। बच्चों ये क्वेश्चन देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन एकदम इसी के पैटर्न पे क्वेश्चन आपके 2023 में पूछे जाएंगे। तो एकदम जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे डेली देखिए डेली जो होता है अब आपको क्वेश्चन कैसे कराए जाएंगे। तो बस आपका काम यही है कि आप डेली 7 बजे चैनल पे आ जाइए और आप लोग वीडियो का आनंद लीजिए। और वीडियो को आप लोग शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। लाइक करना इसलिए भी जरूरी है कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हो तो सभी को धन्यवाद, और जो लोग नहीं किए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।